नमस्कार। कभी राजनीति में बहुत अच्छे दोस्त रहे बीजेपी और शिवसेना आज एक दूसरे के सियासी दुश्मन नजर आते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में इन दोनों दलों के बीच में जो अदावत, जो दुश्मनी देखने को मिल रही है, उसका सीधा मैसेज यह है कि बीजेपी ने भी अपना जोर लगाया है और शिवसेना ने भी अपना जोर लगाया है। जुबानी जंग के अलावा भी जांच एजेंसियों के जरिए इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है और बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी जंग में यह ताजा मोड़ है कि शिवसेना के मुखर प्रवक्ता और सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बुलाया गया है। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है और इसके बाद संजय राउत ने तगड़ा पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, आज इस पर बात करेंगे और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जारी इस जंग पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो समन आया है संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को, इसमें जाने से पहले थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हमने देखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना साझेदार थे, लेकिन जब शिवसेना का यह कहना है कि बीजेपी उसको मुख्यमंत्री पद में हिस्सा देने के लिए, अपना वादा निभाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो दोनों के रास्ते अलग हुए और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद भी बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते खराब नहीं थे। ये रिश्ते खराब होने तब शुरू हुए जब फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सामने आया और उसमें आरोप बहुत गंभीर लगे और जब इसे लेकर पत्रकार अर्णब गोस्वामी ने तमाम बयानबाजियां की और फिल्म अभिनेत्री सिने अदाकारा कंगना रनौत ने भी बयानबाजियां की, तो उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे थे, उनके निशाने पर शिवसेना थी, उनके निशाने पर महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। और इसके बाद शिवसेना ने भी अपनी ओर से पलटवार किया। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर भेजा और पूरी जो तनातनी थी बीजेपी और शिवसेना के बीच में बढ़ती चली गई। जैसे ही गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा दी, उसके बाद जब कंगना रनौत मुंबई पहुंची, उनका जोरदार विरोध हुआ और यहां अर्णब गोस्वामी को जब मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया आर्किटेक्ट अन्वय नाइक के मौत के मामले में, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अर्णब गोस्वामी के पक्ष में खुलकर उतरी और इन दोनों के बीच में सियासी अदावत बढ़ती चली गई। और इस सियासी अदावत में एक और तब मोड़ आया, ये अब बात जांच एजेंसियों तक गई, जब प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई जब कंगना और अर्णब के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव महाराष्ट्र की विधानसभा में लाया गया और प्रताप सरनाईक ने आवाज उठाई कि आर्किटेक्ट अन्वय नाइक के मामले में इनके खिलाफ, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद ईडी ने छापा मारा प्रताप सरनाईक का और शिवसेना ने तब तगड़ा पलटवार किया था। शिवसेना ने साफ कहा था कि अगर आपने ये खेल शुरू किया है, उनका इशारा बीजेपी की ओर था, तो उन्होंने कहा कि हम इसे खत्म करना जानते। ये जो सियासी लड़ाई है, इसमें कई अब इस तरह के पेच हैं, कई तरह के चैप्टर सामने आ चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रताप सरनाईक के वहां छापेमारी हुई, उसके बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट जल शिवार योजना थी, उसको, उसकी जांच के लिए एसआईटी बैठा दी। कहा गया कि उसमें हजारों करोड़ों रुपए का कथित रूप से घोटाला हुआ है। ये में जो हिस्ट्री है, ये जो बैकग्राउंड है, वो इसलिए साफ सामने रख रहा हूं कि जो सियासी अदावत के चैप्टर हैं वो साफ होते जाएं। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी जिस तरह उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश हुई, तब भी ये बात सामने आई थी और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक सूत्रों से बात सामने आई थी कि ठाकरे परिवार इस बात से बेहद नाराज है कि इस मामले की आंच या इस मामले में उनके परिवार को, ठाकरे परिवार को गलत ढंग से उन पर बयानबाजी की जा रही है। उन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बयानबाजियों और टिप्पणियों का दौर जारी था और तब शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते बेहद खराब हालात में गए थे। कंगना रनौत और अर्णब की जो बयानबाजियां थी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ,
महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ, तो उसको लेकर भी जो रिश्ते थे इन दोनों के बेहद खराब हुए, क्योंकि बीजेपी ने खुलकर अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया था और कंगना रनौत को जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा दी थी। ये जो अब लड़ाई जब सामने यहां तक पहुंची है, जिसमें संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने कल बुलाया है, इसमें संजय राउत ने आज तगड़ा पलटवार किया है और संजय राउत ने यह कहा है कि ये पूरा मामला, ईडी ने जो समन भेजा है, ये राजनीति से प्रेरित है और ये 10 साल पुराना मामला है। उन्होंने कहा है कि ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये जिस तरीके से समन भेजती हैं, उसे देखकर ये लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाइयां। उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पास बीजेपी के नेताओं की फाइल है और इसमें 121 नेताओं के नाम है और जल्दी वो इसको ईडी को दे देंगे। राउत ने कहा कि बीजेपी में बड़े बड़े, ध्यान से सुनिएगा, राउत ने कहा बीजेपी में बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ बीजेपी की पूरी पलटन लंदन में खड़ी हो जाएगी और यह भी कहा कि बीजेपी उनसे पंगा न ले। मैं आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र में बीते कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान आए हैं कि राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इन बयानों के बाद से ही चर्चा कई तरह की तेज है। चर्चा इस बात की है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस चलने वाला है, क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को किसी तरह से अस्थिर करने की कोशिश है, क्योंकि लगातार यह आरोप लगता रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए वो कोशिश कर रही है। एक बार वो कोशिश कर चुकी है जब एनसीपी में टूट हुई थी और अजीत पवार ने शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, लेकिन तब अजीत पवार अकेले पड़ गए थे और उन्हें वापस एनसीपी में लौटना पड़ा था। अब जो ताजा सूरत हाल है उसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर और कांग्रेस ने भी पूरे सहयोग से इस सरकार को चलाया है, लेकिन कहा जाता है कि महाराष्ट्र की यह सरकार लंबे वक्त तक चलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जांच एजेंसियों का दबाव जबरदस्त है। जैसे ईडी ने अभी शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को, क्योंकि संजय राउत सबसे ज्यादा मुखर है, तो उनको समन भेजा है, तो दबाव की पॉलिटिक्स है। और दूसरी तरफ वहां से भी दबाव की पॉलिटिक्स है जब फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन, उनके करीबियों पर राज्य की एक एजेंसी ने उनको समन किया, उनसे पूछताछ की। तो दोनों तरफ से जांच एजेंसियों का खेल है। गिरीश महाजन फडणवीस के बेहद करीबी व्यक्ति हैं और उनके करीबियों पर, यानी गिरीश महाजन के करीबियों पर जब राज्य की एक एजेंसी ने उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की, तो सीधा माना गया कि यह लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है और इस लड़ाई में जो रोल है जांच एजेंसियों का, एक रोल है। और यहां सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए भी, शरद पवार के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी इस गठबंधन की सरकार को बचाए रखना है, क्योंकि इस गठबंधन के पास बहुत बड़ा बहुमत नहीं है और तीनों दल इस बात को कह चुके हैं कि वो लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के लिए आए हैं। और जब प्रताप सरनाइक के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी तब भी संजय राउत ने इस बात को कहा था कि ये खेल आपने शुरू किया है, इसे खत्म करना हम जानते हैं और हम यहां 25 साल तक राज करने के लिए आए हैं। आने वाले वक्त में मुंबई के अंदर बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसके लिए 1 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है। 2022 की शुरुआत में ये चुनाव होने हैं और उसमें साथ उतरने को लेकर इन दलों के बीच में चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं कि ये तीनों दल साथ उतरेंगे। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल मिलकर बीएमसी के चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के अभी जो मुंबई के नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अकेले उतरना चाहिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन के अंदर भी जो स्थिति है उस पर बीजेपी की भी नजर होगी पूरी, क्योंकि आप इस बात को देखें कि कर्नाटक में जो हुआ, जहां जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, वहां बगावत हो गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों में बगावत हो गई। तो इस तरह से अभी हमने राजस्थान में देखा था जहां सचिन पायलट के नेतृत्व में कई दिन बगावत का खेल चला था। तो ऐसे हालातों में कहना मुश्किल है और अशोक गहलोत फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी उनकी सरकार को जो है बहुत ज्यादा खतरा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में सरकार चलाना शरद पवार जैसे अनुभवी नेता और उद्धव ठाकरे
जिसका शिवसेना का वहां की राजनीति में एक बाहुबली पार्टी मानी जाती है, तो इनको सरकार चलाना इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और तब ये ज्यादा चुनौती है जब जांच एजेंसियां लगातार समन भेज रही हैं और शिकंजा एक तरह से कसने की कोशिश है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये जो कार्रवाई है जांच एजेंसियों का, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसियां अपने ढंग से काम करती है और जांच एजेंसियों पर पार्टी या सरकार का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो ये बीजेपी का अपनी तरफ से स्पष्टीकरण है, जबकि यहां महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए, उनकी सरकार को गिराने के लिए लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब जब संजय राउत जो सबसे मुखर है महाविकास अघाड़ी को ले लीजिए, शिवसेना छोड़ के पूरी सरकार में सबसे ज्यादा मुखर है, हर मसले पर सामने आते हैं, उनके घर तक बात पहुंची है, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी अदावत किस तरह से बढ़ती है। क्या उद्धव ठाकरे सरकार भी अपनी जांच एजेंसियों को और सक्रिय करती है? क्या बीजेपी के कुछ नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाता है? क्योंकि एकनाथ खड़से जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, लंबे वक्त तक वहां उपेक्षित रहे और हाल ही में एनसीपी में आए। एनसीपी में आने के बाद उन्हें भी समन भेजा गया है एक जमीन से जुड़े एक मामले में। तो यहां शिवसेना एनसीपी के नेताओं को समन भेजा जा रहा है। तो यहां इस तरफ महाविकास अघाड़ी एकजुट होगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी पूरी जो उसकी सियासी तैयारी है वो जबरदस्त है और उसने कहा है कि जल्द ही राज्य में बीजेपी की सरकार होगी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि महाराष्ट्र में ये सियासी नूरा कुश्ती किस करवट लेती है। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार लंबे वक्त तक चल पाती है? क्या कहीं कोई भगदड़ विधायकों में बसती है? क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और उन चीजों को मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।